हेलो। गुड मॉर्निंग आप सभी को, है ना। आज चालू कर रहे हैं हम हमारा लेक्चर नंबर 38, है ना। लेक्चर नंबर 37 में क्या चल रहा था हमारा? यूनिट 16 ही चल रहा था। यूनिट 16 का बी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसी के अंदर में क्या आता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, कृष्ण पिंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले एक छोटा सा चीज देख लेते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, न्यूटन का शीतलन का नियम, इसका प्रैक्टिकल किए हो क्या बीएससी में? याद करो तो, अगर रहा होगा तो किए होगे कॉलेज में। ये क्या बताता है यह नियम? देखो, कोई भी वस्तु गर्म है तो गर्म है तो वह कितने देर में ठंडा हो जाएगी? ये कौन नियम बताता है? न्यूटन का शीतलन नियम। जैसे एक चाय बनाए आप लोग 70 डिग्री सेल्सियस में है, तो उसको 50 डिग्री सेल्सियस आने पे कितना टाइम लगेगा, 30 डिग्री सेल्सियस आने पे कितना टाइम लगेगा? वह नियम कौन बताता है? न्यूटन का शीतलन नियम। नाम से स्पष्ट है, शीतलन मतलब कि ठंडा होना, है ना। किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ कूलिंग, है ना, उस वस्तु और उसके परिवेश सराउंडिंग के तापमान के अंतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब कि जो दर है, रेट, dt, ठीक है, dt अपॉन dt, मतलब कि टेम्परेचर में जो अंतर आ रहा है समय के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या ठंडा होने की दर किसके समानुपाती होती है? टेम्परेचर डिफरेंस के। टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? देखो, ये है चाय का कप, ये है 80 डिग्री सेल्सियस में, और बाहर सराउंडिंग है मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे, बाहर का वातावरण, है ना। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये किसके समानुपाती होगा? 60 डिग्री के। समझ में आया? क्लियर हुआ? मतलब इसका मतलब ये हुआ क्या कि कोई वस्तु जितना ज्यादा गर्म रहेगी उतना जल्दी से ठंडा होगी, मतलब उसके ठंडा होने की रफ्तार ज्यादा होगी। यही हुआ ना। ये क्या है? ठंडा होने की रफ्तार। और ये क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है उतना ही उसके ठंडा होने की क्या होगी? रफ्तार होगी। जैसे मान लो ये 600 के 60 के बदले 600 होगा, तो और ज्यादा जल्दी जल्दी ठंडा होने की कोशिश करेगा। 600 से 500 जल्दी हो जाएगा, 500 से 400 जल्दी हो जाएगा, ऐसा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा वैसे वैसे कूलिंग की दर क्या होगी? कम होते जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ क्या न्यूटन का शीतलन नियम? ठीक है, देखो, समय बढ़ने पर तापमान का अंतर घटता जाता है और वस्तु का तापमान धीरे धीरे परिवेश के तापमान के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या? देखो तो, अगर कोई चाय 100 डिग्री पे है तो 100 से 80 डिग्री जल्दी हो जाएगी कि 50 से 30 डिग्री जल्दी होगी? 100 से 80 डिग्री जल्दी हो जाएगी। ठीक है, अंतर 20 डिग्री का है, लेकिन वहां पे कितना है? ज्यादा टेम्परेचर है, तो जो ज्यादा टेम्परेचर है वो ज्यादा जल्दी क्या होगा? नीचे गिरेगा, ठंडा होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, यही चाय वाला, समझ जाओ। चलो, इस नियम की सीमाएं, लिमिटेशन क्या है? देखो, यह नियम केवल तब मान्य है जब वस्तु और परिवेश के तापमान का अंतर कितना हो भाई? 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। ठीक है, चलो, फॉर्मूला ये होता है, ये इसको छोड़ो अभी। फॉर्मूला ये होता है डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के, और यहां पे किसका डिफरेंस है भाई? टेम्परेचर डिफरेंस, इसको डी टी बोल दो। ऐसे लिखते हैं, कंफ्यूज हो गए नहीं तो। माइनस के डी टी, ऐसा लिख लो। ठीक है, लिख लिए क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है जी? पढ़े हो क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट? हाँ, क्यों बढ़ रहा है? हम्म, पृथ्वी में गैस बन रहा है वो। देखो क्या होता है, ये
सन है, सन से क्या आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है, ये वायुमंडल है। तो क्या होता है, वायुमंडल पृथ्वी को गर्म करता है, वायुमंडल पृथ्वी को क्या करता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी को क्या करती है, गर्म करती है। गर्म करने के बाद में, गर्म तो हो गया, जैसे जैसे क्या होगा भाई, शाम होगा, जैसे जैसे क्या होगा, शाम होगा, तो क्या होगा, ठंडा होना चालू हो जाएगा। तो जो तापमान है 50 से वो तुरंत गिर के कितना आ जाता है भाई, 30 से 35 तक आ जाता है। और ये 30-35 रात तक क्या रहता है, मेंटेन रहता है गर्मी के दिनों में। तो यही न्यूटन का क्या बता रहा है, कूलिंग लॉ, कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो वस्तु क्या होगी, जल्दी ठंडी होगी, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस कम है सराउंडिंग से तो वस्तु देर में ठंडा होगी। फॉर्मूला लिख लिए ना, चलो बनाओ क्वेश्चन। हिंदी में नहीं है आज। ठीक है, एक बर्तन में क्या भरा है, गरम खाना भरा हुआ है, ठीक है, वह ठंडा होता है 97 डिग्री सेल्सियस से 96 डिग्री सेल्सियस 2 मिनट में, ठीक है। जब रूम का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपको 71 से 69 कितनी देर में हो जाएगा ये निकालना है। लगाओ न्यूटन का कूलिंग लॉ लगाओ और बनाओ, एकदम सरल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं, माथा 25। 8 मिनट, नहीं यार 8 मिनट तो नहीं आएगा आंसर। बना जी, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पान मतलब कि एक बर्तन है ना, एक बर्तन जो है वो किससे भरा हुआ है, खाने से भरा हुआ है, जो 97 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 2 मिनट में, ठीक है। अगर तापमान बाहर का सराउंडिंग का कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तब की बात है। तो यही खाना 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस कितने देर में हो जाएगा ये निकालना था। तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो देखो एवरेज टेम्परेचर निकाल लो दोनों का, है ना, 97 का 86 के साथ करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये कितना आएगा, 90, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है जी आपका,
चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम, है ना, इज इक्वल टू के इंटू डी टी। कितना डिग्री टेम्परेचर चेंज हो गया बताओ तो वहां से वहां जाने में? कितना हो जाएगा जी? लगभग 10 डिग्री के आसपास चेंज हुआ क्या? कितना हुआ है? 11? मैं थोड़ा गलत लिखा है इसमें, ये हो गया 11 डिग्री। ठीक है, 11 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बना? 11 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 2, 2 मिनट में चेंज हो रहा था, और के इंटू डेल्टी, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन बना सकते हो क्या? बताओ क्या हो जाएगा? दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? 2 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है 71 से 69, कितने देर में? वही तो निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू के, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया सराउंडिंग के साथ, ये इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 70, और सराउंडिंग का कितना है? 20, तो कितना हो गया अंतर जी? 50। तो यहां पे क्या रख लो? 50। अब दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व कर दो, एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे दोनों को? या तो इस 70 को इधर डाल दो, कितना हो जाएगा ये? 11 गुना 2 गुना 70 इज इक्वल टू के, और इस 50 को भी इधर डाल दो, तो के इज इक्वल टू 2/x गुना 50। कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, तो अब ये के वाले को हटा दे रहा हूं, मान लो इज इक्वल टू इतना हो गया, तो यहां से इसको काट लो। ठीक है, एक्स को कहाँ भेज दो? ऊपर भेज दो। एक्स इज इक्वल टू इतना, तो 2 गुना 4, और नीचे में कितना आ जाएगा भाई? 2 गुना 4 गुना 7, है ना, और नीचे में कितना आ जाएगा? 5 गुणित 11, कितना होगा भाई ये? ठीक तो किए हैं क्या? अट्ठाईस बटे 55, कितना होगा? लगभग आधा मिनट के आसपास, है ना, आधा मिनट के आसपास। चलो, अब देख रहे हैं मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्ण पिंड विकिरण। ठीक है, क्या होता है कृष्ण पिंड विकिरण? ब्लैक बॉडी पढ़े होगे, पूरा बीएससी में पढ़े हो, एमएससी में पढ़े हो, 12वीं में पढ़े हो। क्या होता है बताओ तो? ब्लैक बॉडी विकिरण शोषित कर लेता है, पूरा सही नहीं है, कुछ हद तक सही है। और देखो, ब्लैक बॉडी कृष्ण पिंड उसको बोलते हैं जो अपने ऊपर पड़ने वाली समस्त विकिरणों को क्या कर ले? अवशोषित कर ले। समस्त जितना दे रहे हो लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है। समस्त चीजों को क्या कर ले? समस्त विकिरणों को क्या कर ले? अवशोषित कर ले, किसी भी को परावर्तित ना करे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, देखो, ऐसा पिंड जो उस पर पड़ने वाली सभी विकिरणों को पूरी तरह से क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, और जब गर्म किया जाए तो सभी तरंगों को क्या कर दे? उत्सर्जित कर दे। क्या कर रहा है? नॉर्मल टेम्परेचर में अगर उसको विकिरण दे रहे हो तो अवशोषित कर दे जा रहा है, रखे जा रहा है, रखे जा रहा है, रखे जा रहा है। जैसे ही उस कृष्ण पिंड को गर्म करना चालू किए, वो क्या करना चालू कर देगा? उसको उत्सर्जित करना चालू कर देगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी कृष्ण पिंड बोलते हैं। ठीक है, चलो, और
उसके द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को जब उसको गर्म करोगे तो वो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा जिसको अवशोषित किया है। तो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कृष्ण पिंड विकिरण कहा जाता है। तो क्या है ब्लैक बॉडी, बताओ तो अब। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा कोई पिंड जो अपने ऊपर पड़ने वाली समस्त प्रकार की ऊर्जा विकिरणों को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, और गर्म करने पर उन्हें क्या करे, उत्सर्जित करे। तो ऐसे पिंड को या ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी या कृष्ण पिंड कहते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ मेन पॉइंट। पूर्ण अवशोषक किसको बोलेंगे, जो अपने ऊपर पड़ने वाली समस्त ऊर्जाओं को क्या कर ले, अवशोषित कर ले। काला पिंड किसी भी तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को परावर्तित या प्रसारित नहीं करता है। क्या हो गया, काला पिंड ब्लैक बॉडी किसी भी चीज को परावर्तित नहीं करेगा, उसके ऊपर डाल रहे हो तो वो रिफ्लेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो सबको क्या करेगा, अवशोषित करेगा। वह सारी ऊष्मा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसी को क्या बोलेंगे, पूर्ण अवशोषक। ठीक है, दूसरा पूर्ण उत्सर्जक। ठीक है, जब काला पिंड को गर्म किया जाता है, कृष्ण पिंड को गर्म किया जाता है, तो वह सभी तरंगदैर्ध्य की ऊष्मा को अधिकतम मात्रा में क्या कर देता है, उत्सर्जित कर लेता है। मतलब कि जो भी उसके ऊपर आया था, जो अवशोषित किया था, सबको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। कुछ अपने लिए रखा नहीं, वो सबके सबको क्या कर लिया, उत्सर्जित कर लिया। तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण उत्सर्जक। ठीक है, देखो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल में ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं। प्रयोगशाला में एक गहरे छेद वाले खोखले पिंड, हॉलो कैविटी विथ स्मॉल होल को काले पिंड का उपयोग के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह लगभग सारे किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ऐसा कोई चीज को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। प्रैक्टिकल करते टाइम में मान लो कोई गेंद है, गेंद में एक छोटा सा छेद कर दिए, छोटा सा क्या कर लिए, छेद कर लिए, और गेंद के ये अंदर में एक ऐसा नुकीला सा कुछ बना हुआ है, ऐसा नुकीला सा। तो जैसे ही कोई भी रेडिएशन उसके ऊपर आती है, वो क्या कर देता है जी, रिफ्लेक्ट कर देता है, और वह विकिरण वहीं अंदर में फंस के क्या जाती है, रह जाती है। तो इसको क्या बोल दिए, ब्लैक बॉडी। क्लियर हुआ। ठीक, देखो जब काले पिंड का तापमान बढ़ाया जाता है, पहले यह लाल रंग की रोशनी देता है, फिर पीली, फिर सफेद रोशनी देने लगता है। यह दर्शाता है कि विकिरण की तीव्रता और तरंगदैर्ध्य तापमान पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अब देखो कभी लोहार के पास गए होगे, लोहा वो गर्म करता है, तो पहला लोहा का जो कलर रहता है वही रहता है, धीरे धीरे वो लाल होना चालू होता है, फिर क्या होना चालू होता है, पीला, और फिर एकदम ज्यादा जब गर्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो सफेद दिखता है। देखे हो, देखना कभी YouTube में देखना आज। ठीक है, क्या करना, जब लोहे को वो गर्म करता है ना, तो पहले लाल कलर का गर्म होता है, फिर पीला होता है, और फिर पूरा सफेद दिखने लग जाता है। तो ये यही बता रहा है कि विकिरण की तीव्रता और तरंगदैर्ध्य में क्या होता है, संबंध होता है। वह ब्लैक बॉडी के ऊपर भी लागू होता है। कैसे होगा आगे देखेंगे, है ना। तो बताओ, ब्लैक बॉडी की परिभाषा समझ गए हो एकदम अच्छे से। ठीक है, ऐसा पिंड जो समस्त ऊर्जा को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, और गर्म करने पर क्या करे, उत्सर्जित करे। ठीक है, चलो, तो जो उत्सर्जित की गई विकिरण होगी उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो उत्सर्जित ब्लैक बॉडी करेगा, उसको गर्म करोगे तो ब्लैक बॉडी उत्सर्जित करेगा, तो जो उत्सर्जित करेगा जिस विकिरण को, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी विकिरण। ठीक, अब देखो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, एमिसिव पावर किसको बोलेंगे, अवशोषण, क्या पावर को क्या बोलेंगे, क्षमता बोलेंगे। ठीक है, अवशोषण क्षमता। देखो, किसी पिंड द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा को उस पिंड की उत्सर्जन शक्ति कहते हैं। क्या, किसी पिंड द्वारा
ये मान लो एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, ठीक है, कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, मान लो ये इसका प्रति इकाई क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है, से प्रति सेकंड, कितने सेकंड में जी, 1 सेकंड में उत्सर्जित जितनी उष्मा होगी, उत्सर्जित उष्मा को क्या बोलेंगे, उसकी उत्सर्जन शक्ति बोलेंगे। किसी ब्लैक बॉडी के क्या चीज, पर यूनिट एरिया से पर यूनिट सेकंड में जितनी उष्मा उत्सर्जित होगी उसको क्या बोलेंगे, उत्सर्जन शक्ति बोलेंगे, ठीक है। उसको किससे दर्शाते हैं, ई लैम्डा से। क्या था परिभाषा, किसी ब्लैक बॉडी से पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में जितनी उष्मा उत्सर्जित होगी उसको क्या बोलेंगे, उसकी उत्सर्जन शक्ति, ठीक। इसका यूनिट क्या होगा भाई, ऊपर में जूल है, नीचे में क्या है, एरिया और टाइम, तो एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। तो उत्सर्जन शक्ति किसको बोलेंगे, बताओ तो, है उत्सर्जन शक्ति, उष्मा उत्सर्जित करेगा उसको, उसको क्या बोलेंगे, उत्सर्जन शक्ति। ये देखो इकाई क्षेत्रफल है इसलिए नीचे आ गया एरिया, इकाई समय है इसलिए समय नीचे आ गया। जितनी शक्ति उत्सर्जित हुई, ये जितनी क्या ऊर्जा उत्सर्जित हुई उसको उसकी क्या बोलेंगे, उत्सर्जन शक्ति। चलो, तो इमिसिटिविटी क्या होता है, देखो amount of energy emitted by a body in a definite temperature upon amount of energy emitted by black body। देखो हर बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होती है, सबसे ज्यादा उत्सर्जित उष्मा कौन करेगा, ब्लैक बॉडी करेगा। तो कंपेयर करना होगा किसी भी चीज का, तो किससे करोगे, ब्लैक बॉडी से करोगे, मानक रूप हो गया ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो किसी भी वस्तु की एमिसिटिविटी निकालना है तो क्या निकालोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी, ठीक है। कोई नॉर्मल बॉडी, ये मान लो कोई नॉर्मल बॉडी है, ये मान लो कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो इससे जितनी ऊर्जा निकली और इससे जितनी ऊर्जा निकली, दोनों को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, एमिसिटिविटी। मान लो ये Q ऊर्जा निकाल पाया, ये कैपिटल Q ऊर्जा निकाला, तो एमिसिटिविटी क्या हो जाएगी, Q अपॉन कैपिटल Q। समझ आया एमिसिटिविटी क्या है। एमिसिटिविटी में दो पिंड लिए हैं, एक कृष्ण पिंड है, एक नॉर्मल पिंड है। नॉर्मल पिंड अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, कृष्ण पिंड ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। हम जानते हैं कृष्ण पिंड मानक रूप है तो हमेशा वह ज्यादा करेगा, तो किसी को कंपेयर करना रहेगा तो किससे करोगे, कृष्ण पिंड से करोगे, तो Q अपॉन कैपिटल Q हो जाएगा, ठीक। देखो रियल बॉडी है कोई भी, कृष्ण पिंड नहीं है, तो सिंपल सी बात है, Q का मान कम होगा, इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर ये कम है ये ज्यादा है तो एमिसिटिविटी हमेशा 1 से क्या होगी जी, कम होगी। क्लियर हो गया क्या इतना, बताओ। तो अगर पूछ दे पेपर में एमिसिटिविटी का मान रियल बॉडी के लिए कितना होगा, तो ऑप्शन में क्या लगाओगे, 1 से कम, और ब्लैक बॉडी बोल दिया तो 1। नीचे भी ब्लैक बॉडी ऊपर भी ब्लैक बॉडी, Q अपॉन Q कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। तो ब्लैक बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिटिविटी 1 हो जाएगी। चलो इसको देखते हैं, ये वाले को आगे आएगा। चलो, डिपेंडेंस ऑफ एमिटेड रेडिएशन एनर्जी किसके किसके ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो जो एनर्जी जो इमिट हुई वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, सरफेस एरिया के ऊपर में। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा एनर्जी,
जितना बड़ा कृष्ण पिंड, जितनी बड़ी ब्लैक बॉडी, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, सरफेस, और जितना ज्यादा सरफेस उतनी ज्यादा क्या एमिट करेगा वो, एनर्जी। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी। 5 सेकंड के लिए इमिट कराओगे तो कम एनर्जी इमिट करेगा, 5 घंटे के लिए कराओगे तो ज्यादा करेगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, अगर ताप में अंतर ज्यादा है तो वह रेडिएशन ज्यादा इमिट करेगा। क्या समझ में आया, ताप में अंतर ज्यादा है तो वह रेडिएशन ज्यादा इमिट करेगा। और यह किसके किसके ऊपर निर्भर करता है, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी, कि बॉडी का जो सरफेस है वो खुरदुरा है, चिकना है, किस टाइप का सरफेस है उसके ऊपर निर्भर करेगा। और लास्ट किसके ऊपर निर्भर करेगा, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, कौन से प्रकार का वेवलेंथ को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। क्या क्या समझ आया बताओ। इमिट करेगा, अवशोषित करेगा तो करेगा ही। हम लोग अभी इमिटेड रेडिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्लैक बॉडी है, इसका एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, ये इमिट करेगा। जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, इमिट करेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, और चौथा क्या है, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी, अगर बॉडी का सरफेस खुरदुरा है, चिकना है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। इसके अलावा किसके ऊपर निर्भर करेगा, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, की कौन सा प्रकार का वेवलेंथ वो इमिट कर रहा है, उसके ऊपर भी एनर्जी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो, ये है एब्जॉर्बिंग पावर, अवशोषण शक्ति। क्या है, अवशोषण शक्ति। देखो, ये कृष्ण पिंड है मान लो, इसके ऊपर मैं क्या डाल रहा हूं, ऊर्जा डाल रहा हूं। ठीक है, कितनी ऊर्जा डाल रहा हूं, मान लो कैपिटल क्यू। ये कितनी ऊर्जा अवशोषित किया, स्मॉल क्यू। ठीक है, कुछ एनर्जी क्या हो गई, चले गई, जो इसको नहीं टकरा पाई इससे वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका एब्जॉर्बिंग पावर क्या हो जाएगा, जितना एनर्जी वो स्टोर किया अपॉन कितनी एनर्जी उसको दिए। कितना एनर्जी स्टोर किया है, स्मॉल क्यू। कितना एनर्जी दे रहे हो, कैपिटल क्यू। तो स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बिंग पावर, अवशोषण शक्ति। क्लियर हुआ, अवशोषण शक्ति। ठीक है, चलो, रिफ्लेक्टिंग पावर क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग पावर। कोई बॉडी है, ठीक है, बॉडी को क्या दे रहे हो, उष्मा दे रहे हो। ठीक है, क्या दे रहे हो, रेडिएशन दे रहे हो। अब ये देखो, अगर ये ब्लैक बॉडी ना हो, पूर्णतः ब्लैक बॉडी नहीं है मान लो, तो कुछ को क्या किया है, अवशोषित किया है। कुछ को क्या किया है, अवशोषित किया। कुछ को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर, कुछ को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो उसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग पावर। क्या बोलेंगे जी, रिफ्लेक्टिंग पावर। मान लो रिफ्लेक्ट किया, उसको बोल दो ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए बाई कैपिटल क्यू। मान लो जो रिफ्लेक्ट किया वो क्या है, ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई कैपिटल क्यू। इसको किससे दर्शाते हैं, आर से। ठीक है, इसको लिखो मत, ज्यादा काम का नहीं है। ये क्या हो गया, एब्जॉर्बिंग पावर, कैपिटल क्यू बाई क्यू। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग पावर, ये क्या हो गया, ए बाई क्यू। अब देखो ट्रांसमिटिंग पावर। ठीक है, ट्रांसमिटिंग पावर, देखो कुछ हिस्सा क्या होगा पता है, ये जो हमारा बॉडी था, इसके ऊपर रेडिएशन क्या कर रहे थे, डाल रहे थे। तो कुछ को तो ये क्या कर लिया, अवशोषित किया। कुछ को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया।
कुछ को क्या करेगा पता है, ट्रांसमिट कर देगा, अपने अंदर से गुजार देगा। जैसे कांच क्या करता है, लाइट को अपने अंदर से गुजार देता है ना, वैसे ही कुछ को क्या कर देगा, ये अपने अंदर से गुजार देगा। तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटिंग पावर। मान लो किसको गुजार दिया, बी रेडिएशन को गुजार दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई क्यू। ठीक है, तो देखो अगर सब चीज सही है तो ए प्लस आर प्लस टी, सॉरी ए लिखा है क्या, एब्जॉर्बिंग को कैपिटल ए कर देते हैं, चलो। देखो तो कुल मिला के जितनी ऊर्जा दे रहे थे 3 भागों में विभक्त हुई। पहला वो एब्जॉर्ब किया, दूसरा रिफ्लेक्ट किया, तीसरा ट्रांसमिट किया। ठीक है, तो टोटल ऊर्जा माना कि अगर 1 है तो वह किस में बटेगी, 3 भागों में बटेगी। तो तीनों का योग क्या होगा जी, 1 होगा। ठीक है, तो हमेशा याद करना, अगर पेपर में पूछ दे ये काम का है, एब्जॉर्बिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर और ट्रांसमिटिंग पावर, तीनों का योग क्या होगा, 1 के बराबर होगा। इसको लिख लो, ये एब्जॉर्बिंग पावर है, ये रिफ्लेक्टिंग पावर है, ये ट्रांसमिटिंग पावर है। तीनों का योग क्या होगा जी, 1 होगा। तीनों का योग क्या होगा, 1 होगा। चलो देखो, अगर कोई पिंड ट्रांसमिट नहीं कर पा रही है, उसका ट्रांसमिटिंग पावर 0 है, वह पिंड क्या निकला, अपारदर्शी निकला, तो ट्रांसमिट नहीं होगा। ट्रांसमिट नहीं होगा उस केस में टी क्या होगा, लगभग 0 के बराबर। तो हमारा ए प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। देखो स्पेशल कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है, स्पेशल कंडीशन। देखो अगर वह ब्लैक बॉडी होगा, माना कि वह क्या है, ब्लैक बॉडी, तो उस केस में ए ज्यादा होगा कि आर ज्यादा होगा, क्या होगा बताओ तो। ब्लैक बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाली सभी चीजों को क्या कर लेता है, अवशोषित, तो अवशोषित कर लेता है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होगा इसके केस में। क्या होगा जी, 1। और रिफ्लेक्ट तो कुछ करता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0। अगर मान लो कोई गेंद ले रहे हो जो सफेद है और चमकीली है, सफेद है और चमकीली है, तो उसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो जाएगा, 0। सबको सबको वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। सफेद रंग क्या करता है जी, रिफ्लेक्ट करता है। मान लो कांच की कोई गेंद या सतह है, तो वो सबको क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, और अगर पारदर्शी कोई कांच है, क्या है, पारदर्शी कांच, तो न तो वो एब्जॉर्ब कर पाएगी, न तो वो रिफ्लेक्ट कर पाएगी, सबको क्या कर देगी जी, ट्रांसमिट कर देगी। ठीक है, क्लियर हो गया, क्या समझ में आया। तो याद रखना, ए एब्जॉर्प्टिव पावर ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। ठीक, चलो हीट एक्सचेंज का थ्योरी है प्रिवो का, क्या बोलता है ये, सभी वस्तुएं क्या करती हैं, सभी वस्तुएं ऊष्मा का दोनों तरह से आदान प्रदान करती है। ऊष्मा उत्सर्जित भी करती है और शोषित भी करती है। दूसरा क्या बोल रहा है, यदि कोई वस्तु गर्म वातावरण में रखी हो तो अवशोषण ज्यादा होगा, तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यदि कोई वस्तु ठंडे वातावरण में रखी होगी तो उससे उत्सर्जन होगा, ताप उसका क्या होगा, घटेगा। तीसरा क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का संतुलन तापमान तब आता है जब उत्सर्जन अवशोषण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो, धूप में रखी लोहे की छड़ गर्म हो जाती है, वह सूर्य से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर रही है। ठीक है,
ठंडी रात में वही छड़ क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जब वह अपने परिवेश में अधिकतम ऊष्मा क्या करने लग जाती है, विकिरित करने लग जाती है। तो कुल मिला के प्रियो का नियम क्या बोल रहा है, पहला चीज जो वह बोलता है कि कोई भी वस्तु ऊष्मा उत्सर्जित भी करती है और शोषित भी करती है। ठीक है, अगर उसका किसी वस्तु को ऐसी जगह रखे हो जहां उसका वातावरण क्या है, गर्म है, जैसे कि कभी राजस्थान गए हो क्या जी, रेगिस्तान, नदी गए हो क्या, नदी, राजिम मेला वेला, नदी में गए होगे तो दिन में धूप में रेत क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जैसे ही रात होती है, ठंडा वातावरण आता है, तो वही अपनी ऊर्जा को रिलीज करने लग जाता है और वह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो यह नियम हुआ दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या बोल रहा है, अगर ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण बराबर होने लग जाए तो वह कौन सा कंडीशन में आ जाता है, इक्विलिब्रियम तापमान के कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, किरचॉफ का नियम, मोस्ट आईएमपी। क्या होता है किरचॉफ का नियम, पढ़े हो, याद आ रहा है कुछ, नाम तो सुने हो। क्या होता है किरचॉफ का नियम, क्या बोल रहे हैं, देखो, किसी भी पिंड के लिए एक निश्चित तापमान और तरंग दैर्ध्य पर उसकी अवशोषण शक्ति और उत्सर्जन शक्ति का अनुपात क्या होता है, समान होता है, और यह अनुपात ब्लैक पिंड की उत्सर्जन शक्ति के बराबर होता है। फिर से देखो, कोई भी पिंड है निश्चित तापमान और तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है, उसकी अवशोषण शक्ति, एब्जॉर्प्टिव पावर और उत्सर्जन शक्ति का अनुपात क्या होता है, समान होता है। ठीक है, माना यह पिंड है कोई भी, यह पिंड की एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, ए लैम्डा, इमिटिव पावर क्या है, ई लैम्डा। तो दोनों का क्या चीज भाई, डिवाइड किसके बराबर होगा, अनुपात काले पिंड की उत्सर्जन शक्ति के बराबर होगा, ब्लैक बॉडी के एमिसिटिव पावर के बराबर होगा। याद रखना, जहां ई लैम्डा क्या है, किसी वस्तु की इमिसिव पावर, ये एब्जॉर्प्टिव पावर, और उसी तापमान पर काले पिंड की इमिसिव पावर है। तो याद रखना क्या है नियम, किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ये क्या बोलता है, ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा। ये नॉर्मल पिंड है, नॉर्मल पिंड का एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, ए लैम्डा, इसका इमिसिव पावर क्या है, ई लैम्डा। दोनों को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के। ऐसा लिख लो, ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल ई लैम्डा, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है पता है, किसी भी वस्तु का इमिटिंग पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का डिवाइड क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब कि ई लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा, यानी कि किसी वस्तु का इमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्जॉर्प्टिव पावर के। मतलब कि जितना उसका अवशोषण शक्ति होगा वह किसके प्रोपोर्शनल होगा, उत्सर्जन शक्ति के। मतलब अवशोषण ज्यादा तो उत्सर्जन ज्यादा, उत्सर्जन ज्यादा तो अवशोषण ज्यादा। क्लियर हुआ।
ये किसका नियम है? किरचॉफ का लॉ। ये क्या बोल रहा है? यदि कोई वस्तु जितनी अच्छी क्या है, अवशोषक है, उतनी ही अच्छी क्या होगी? उत्सर्जक होगी। क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? ठीक। तो ये यही बोल रहा है, देखो ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। तो ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा, यानी कि कोई अच्छा अवशोषक है वह अच्छा क्या होगा? उत्सर्जक भी होगा। जैसे कि कोई ब्लैक बॉडी है, ब्लैक कलर में रंगा हुआ है, तो वह अच्छा एब्जॉर्ब भी करेगा और अच्छा क्या करेगा? उत्सर्जित भी करेगा। लेकिन कोई व्हाइट और सिल्वर कलर का है तो वो ना तो अच्छे से क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ना ही अच्छे से क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। तो किरचॉफ का नियम क्या बोल रहा है? एक लाइन में बताओ तो। हाँ। हम्म। हाँ, मतलब कोई भी बॉडी अगर वह अच्छा उत्सर्जक है तो अच्छा क्या होगा? अवशोषक। अच्छा अवशोषक है तो क्या होगा? अच्छा उत्सर्जक होगा। और अच्छा अवशोषक नहीं है तो अच्छा उत्सर्जक भी नहीं होगा। क्लियर हो गया एकदम? ठीक। चलो देखो, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है देखते हैं। चलो, मैं क्या बताया था थोड़ी देर पहले? लोहे की रॉड को गर्म करते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पहले वो क्या कलर का होगा? लाल, फिर पीला तरफ जाएगा, फिर किधर जाएगा? सफेद तरफ जाएगा। देखो, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, 2000, 3000, 4000, सबसे पहले कौन सा कलर आया? लाल कलर। फिर कौन सा कलर आया? पीला। और पीले के बाद ये क्या बन जाएगा? सफेद कलर बन जाएगा। यही दिखाऊं क्या? देखते हैं। देखो, पहले लाल हुआ, फिर पीला हुआ, अब देखो सफेद हो रहा था क्या? देखो, पीला हुआ, अब सफेद हो रहा है वो धीरे धीरे, ऐसा। तो ऊपर नीचे कर दे रहा है। तो ऐसे क्या काम करता है भाई आपका? ब्लैक बॉडी का ये वाला रेडिएशन काम करता है। देखो, अभी उसी का कलर है, अब धीरे धीरे क्या होना चालू हुआ? लाल होना चालू हुआ। तो देखो, पीला हुआ, अब वो देखो सफेद होना चालू हो गया। तो देखो, पहले क्या होगा? लाल, पीला, फिर सफेद की तरफ आगे बढ़ेगा ये। ठीक है, तो देखो, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, कंटिन्यूअस हीट रेडिएशन, ये क्या है भाई? सतत स्पेक्ट्रा होता है। क्या होता है? सतत स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस होता है, टूटा टूटा डिस्क्रीट नहीं होता है। ठीक है, फॉर अ लैम्डा देयर इज लैम्डा मैक्स एनर्जी मैक्सिमम। क्या होता, क्या बोल रहा है यहाँ पे? कोई भी एक लैम्डा के लिए ऐसा कोई लैम्डा होता है जहां पे क्या हो? एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी हो, उसको क्या बोलते हैं? लैम्डा मैक्स। मतलब कि ये रेडिएशन में कोई ना कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पे लैम्डा क्या बोलोगे? लैम्डा मैक्स बोलोगे।
ठीक है, उसको क्या बोलोगे, लैम्डा मैक्स बोलोगे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे लैम्डा मैक्स में क्या आती है, कमी आती है। क्या बोल रहा हूं, दूसरा पॉइंट देखो, फॉर अ टेम्परेचर टी देयर इज अ लैम्डा मैक्स। देखो एक टेम्परेचर देख रहे हैं, ये वाला टेम्परेचर देखो, ये वाला लाइन को बड़ा करता हूं। ठीक है, ये वाला लाइन देख रहे हैं हम लोग, ये वाला लाइन किसका है, 2000 केल्विन का लाइन है। इस लाइन में देखो तो यहां पे मैक्सिमम आ गया क्या, उठाव जो है इसका इंटेंसिटी वहां पे क्या है, मैक्सिमम है। ये लाइन में देखो तो यहां पे मैक्सिमम है, ये लाइन में यहां पे मैक्सिमम है, और ये वाली लाइन में यहां पे मैक्सिमम है। क्लियर हुआ, मतलब कि हर टेम्परेचर के लिए एक क्या होगा, लैम्डा मैक्स। ये क्या है, लैम्डा मैक्स। ये क्या है, लैम्डा मैक्स। ये क्या है, लैम्डा मैक्स। ये लैम्डा मैक्स। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, लैम्डा मैक्स क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। कम होते जा रहा है मतलब देखो, यहां वाले का वेवलेंथ ज्यादा है क्या, यहां वाले का वेवलेंथ और कम हुआ, यहां वाले का वेवलेंथ और कम हुआ, यहां वाले का वेवलेंथ क्या और कम हुआ। वेवलेंथ क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। क्लियर हुआ दोनों चीज, ठीक है। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, लैम्डा मैक्स क्या होगा, कम होते जाएगा। ठीक है, और देखो ई मैक्स इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी वो क्या करेगा, एमिट करेगा। तो तीनों चारों नियम समझ आए। पहला क्या है, कंटिन्यूअस हीट रेडिएशन, क्या चलते रहेगा, ये सतत चल रहा है, कहीं पे टूटा है क्या बीच में, नहीं टूटा है। दूसरा देखो, फॉर अ टी, एक टेम्परेचर के लिए लैम्डा मैक्स होगा हमेशा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे लैम्डा मैक्स क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तरंग दैर्ध्य में क्या आएगी, कमी आएगी। और ई मैक्स डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर में। हो गया क्लियर, आगे बढ़े, ग्राफ समझ में आया। चलो, वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स का क्या, डिस्प्लेसमेंट लॉ। अभी जो पढ़े वही है, क्या पढ़े, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो क्या हो रहा है, लैम्डा मैक्स में कमी आ रही है। तो लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पे लैम्डा मैक्स क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो यही क्या बोलता है, विन का नियम बोलता है। देखो ब्लैक बॉडी के तापमान बढ़ने पर उसका अधिकतम विकिरण कम तरंग दैर्ध्य पर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, वो किस तरफ शिफ्ट होगा, कम तरंग दैर्ध्य की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं यहां से इसको ऐसे लिख दूं, बीटा अपॉन टी, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के, तो कोई दिक्कत नहीं है। टी को इधर भेज दिया तो क्या बन गया, ये बन गया। तो लैम्डा एम और टी का गुना क्या होगा, हमेशा नियत होगा। क्या होगा, नियत होगा, क्योंकि दोनों एक के बढ़ने पे दूसरा कम हो रहा है, दूसरा बढ़ने पे पहला कम हो रहा है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, नियत होगा। ये किसके बराबर होगा, बी के। इसको क्या बोलते हैं, वीन का नियतांक, वीन्स कांस्टेंट। इसको याद कर लेना कितना होता है करके, पेपर में आता है, गेट तक में इससे क्वेश्चन पूछ देता है, सेट में गेट में इससे क्वेश्चन पूछ देता है। लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और लैम्डा एम और टी का गुना क्या होगा, कांस्टेंट होगा बी। ये लैम्डा एम मतलब कि लैम्डा और एम ये छोटा सा है ना, इसमें सबस्क्रिप्ट है, ये एम कोई चीज नहीं है, बस वो दिखा रहा है कि मैक्सिमम है करके। 2892 इंटू 10 की घात -4,
ठीक है, आगे बढ़े क्या? ठीक, अर्थ यही है वही, तापमान बढ़ता है तो लैम्डा कम होता है, लैम्डा बढ़ता है तो तापमान कम होता है। ठीक है, इसीलिए सूरज सफेद पीला दिखता है और ठंडी वस्तुएं लाल या गाढ़े रंग की दिखती हैं। ये सबको देख लेना। महत्वपूर्ण उपयोग इसका एप्लीकेशन किस में है? तारे का तापमान ज्ञात करने में। तारे से आने वाली प्रकाश का लैम्डा ज्ञात कर लेते हैं, उसको बी से गुना कर देते हैं, तो क्या पता चल जाता है? तारे का तापमान। अब तारे में थर्मामीटर पकड़ के तो जा नहीं सकते नापने के लिए, सूरज के पास भी नहीं जा सकते, सूरज का तापमान कैसे नापे होंगे? उससे आने वाली रेडिएशन का बी से गुना कर दिए तो क्या निकल गया हमको? टी निकल गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने में, भट्टी वगैरह डिजाइन करने में कि किस प्रकार से भट्टी वगैरह बनाए। ठीक है, चलो स्टीफन का लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है? ये किसी ब्लैक बॉडी द्वारा प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊष्मा उसकी परम ताप की चौथी घात के बराबर होगी। मतलब कि जो ऊष्मा निकल रही है, सिंपल सी बात समझो, ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित ऊष्मा उसके टेम्परेचर के चौथी घात के समानुपाती होगी। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? ठीक है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ये हटेगा तो क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, जहां ये सिग्मा क्या कहलाता है? स्टीफेंस कांस्टेंट। इसका मान इतना इतना होता है, SI में अलग, CGS में अलग। ठीक है, तो इसको लिख लेना बाद में घर जाके। ठीक है, स्टीफन का नियम क्या समझ आया? क्या बोल रहा है? किसी ब्लैक बॉडी द्वारा प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्सर्जित ऊष्मा उसके परम ताप की चौथी घात के बराबर होती है। मतलब उत्सर्जित ऊष्मा उसकी टेम्परेचर के चौथी घात की क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। ये याद रखना बस। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये भी वही है। ठीक है, E क्या था भाई? E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 था। ठीक है, अगर मैं इसको E1 मान लू, इसको E2 मान लू 1, या इसको 0 मान लेते हैं, E0 की पावर 4, दोनों को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस E0, सिग्मा बाहर आ जाएगा, T1 की पावर 4 अपॉन T0 की पावर 4। तो ये वाला इक्वेशन क्या है? यही है। ठीक है, तो याद रखना कोई नया चीज नहीं है। जहां पे T किसका है? ब्लैक बॉडी का है, और T0 क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो उसी नियम को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसके टर्म में अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आएंगे इसके ऊपर में क्या चीज है करके, अभी समझ नहीं आएगा। चलो, एक क्वेश्चन है, बनाओ तो जल्दी से, जब तक। एकदम सरल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? सूर्य और चंद्रमा से प्राप्त प्रकाश के अधिकतम तीव्र क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य कितना है? 0.5 गुणित 10 की घात 4 मीटर और 10 की घात 4 मीटर है। उनके तापमान का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बताओ ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो तापमान और तरंग दैर्ध्य के बीच में रिलेशन बताता है? विन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलता है भाई वो?
लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट किसके बराबर होता है? बी, विन्स नियतांक के बराबर होता है। लगा लो, दो ठोक लगा लो, इसको 1 1 कर लो, इसको 2 2 कर लो, कांस्टेंट इज इक्वल टू बी। दोनों को लिख लो, लैम्डा m1 t1 इज इक्वल टू लैम्डा m2 t2। किसमें अनुपात निकालना है? t1 अनुपात t2 निकालना है। t1 अनुपात t2 किसके किसके अनुपात के बराबर हो जाएगा? लैम्डा m2 अपॉन लैम्डा m1 के। लैम्डा m2 कितना है? 10 की घात -4। ये कितना है? 0.5 गुनी 10 की घात -4। यानी कि इसको मैं कैसा लिख सकता हूं जी? t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.5। 0.5 को क्या लिख सकता हूं? 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/1। तो t1 अनुपात t2 क्या हो जाएगा? 2/1। यानी कि सूर्य और चंद्रमा का वेवलेंथ अगर इतना दिया हुआ है तो उसके टेम्परेचर में अनुपात कितना आ जाएगा? 2/1। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्लियर हुआ? चलो, क्या क्या पढ़े आज बताओ। सबसे पहले पढ़े न्यूटन का कूलिंग लॉ। न्यूटन का कूलिंग लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का कूलिंग लॉ ठंडा होगी, मतलब कि डेल टी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, दूसरा बताओ क्या पढ़े? ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़े। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होता है? ऐसा पिंड जो अपने ऊपर पड़ने वाली समस्त ऊर्जाओं को क्या कर ले? अवशोषित कर ले और गर्म करने पर उसको उत्सर्जित कर ले। उत्सर्जित जो प्रकाश हुआ उसी को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको समझने के लिए 2-3 प्रकार के नियम आए। पहला नियम कौन सा पढ़े? विन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसके अलावा क्या पढ़े? स्टीफंस का पढ़े अभी। और क्या पढ़े? किरचॉफ का नियम पढ़े। ठीक है, तो ये सब को पढ़ के आना। कल इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाते साथ ये 16-20 आयत कंप्लीट हो जाएगा। फिर 17 चालू करेंगे यूनिट। ठीक है, चलो, गुड मॉर्निंग जी। हाँ हाँ हाँ, मैं बता दूंगा, है ना। अच्छी का भी बता रहा हूँ। हाँ, ठीक ना, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं।